मांग और कीमत प्रभाव के दौरान हमने देखा था कि मांग का नियम क्या है और कीमत से वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो क्योंकि उत्पादन के इस पूरी प्रक्रिया में पूर्ति भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो अब हम देखेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है और ये कीमत से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अगर हम पूर्ति के नियम की बात करें तो हम देखते हैं कि पूर्ति का जो नियम है वो मांग के नियम के ठीक विपरीत है। जैसे कि हमने मांग के नियम में देखा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस वस्तु की मांग घटने लगती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मांग और कीमत दोनों के बीच एक ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन अगर हम पूर्ति की बात करें और कीमत से उसका संबंध स्थापित करें तो हम देखते हैं कि कीमत और पूर्ति में एक धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत के घटने के साथ साथ पूर्ति भी घटती जाती है। इस पूरे नियम को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम वॉटसन और डूली की एक परिभाषा का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने पर बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर घट जाती है। डूली के अनुसार पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत जितनी अधिक होती है पूर्ति भी उतनी ही अधिक होती है, अथवा कीमत जितनी कम होगी पूर्ति भी उतनी ही कम होती है। तो आपने देखा कि वॉटसन और डूली दोनों ही अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, यानी कि दोनों साथ साथ या तो बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ति के नियम को तालिका एवं सारणी द्वारा स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उक्त तालिका में वस्तु की कीमत जब 1 रुपए प्रति इकाई है तो वहां पर वस्तु की पूर्ति 10 इकाई, वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई होने पर पूर्ति 15 इकाई, वस्तु की कीमत 3 रुपए प्रति इकाई होने पर वस्तु की पूर्ति 20 इकाई, वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई होने पर वस्तु की पूर्ति 25 इकाई और वस्तु की कीमत 5 रुपए होने पर वस्तु की पूर्ति 30 इकाई की है। इस प्रकार यह तालिका इस बात को स्पष्ट करती है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति की मात्राएं या उनकी इकाइयां भी बढ़ती जाती हैं। इस तालिका के अनुसार जब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे तो हम रेखा OX पर वस्तु की मात्रा और रेखा OY पर वस्तु की कीमत को दर्शाएंगे। तालिका के अनुसार हम देखते हैं कि 1 रुपए कीमत पर वस्तु की पूर्ति 10 इकाई, 2 रुपए कीमत पर वस्तु की पूर्ति 15 इकाई, 3 रुपए कीमत पर वस्तु की पूर्ति 20 इकाई, 4 रुपए कीमत पर वस्तु की पूर्ति 25 इकाई और 5 रुपए की कीमत पर वस्तु की पूर्ति 30 इकाई की है। यहाँ पर हमें जो कटान बिंदु A, B, C, D, E प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम SS वक्र का निर्माण कर लेते हैं जो कि पूर्ति वक्र है। इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि SS पूर्ति रेखा ये बताती है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति रेखा SS जो है वो A बिंदु से B, C, D, E बिंदु की ओर बढ़ती जाती है। अतः पूर्ति रेखा कीमत एवं पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंधों को बताती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत के कम होने के साथ साथ पूर्ति रेखा E बिंदु से D, C, B, A बिंदु की ओर जाती है, जो कि स्पष्ट करती है कि ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति होती है और कम कीमत पर वस्तु की पूर्ति कम होती है। तो यहाँ पर हमने जिन पूर्ति के नियमों की व्याख्या की है वो उसकी मान्यताएं क्या है, किन किन स्थितियों के होने पर वो नियम लागू होंगे, आइए देखते हैं।
तो अगर हम पूर्ति के नियमों की मान्यताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहली मान्यता हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्पादक का उद्देश्य किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने पहले भी देखा कि उत्पादक का एकमात्र उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना और अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करना है। तो जब उसका उद्देश्य अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करना होगा तभी वो चाहेगा कि जब कीमतें बढ़ी हैं तब मैं अपने माल को बाजार में बेचूं, और वही ऐसी दशा होगी जबकि पूर्ति का नियम लागू होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मान्यता है कि ये नियम तभी लागू होगा जब उत्पादक का उद्देश्य किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी अगर हम इसकी मान्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो साधन है, हमने देखा था कि उत्पादन के 5 महत्वपूर्ण साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इन 5 साधनों की जो कीमतें हैं वो एक समय में स्थिर रहें, तो वहाँ पर ही हम इस नियम कह सकते हैं कि ये नियम लागू होगा। किसी भी समय अगर इसमें से किसी एक साधन की कीमत बढ़ जाती है या घट जाती है तो वहाँ पर हमको उत्पाद की कीमत में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, और फिर उस कंडीशन में ये पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो इसकी एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतें स्थिर होनी आवश्यक है। वैसे हम अगर इसकी तीसरी मान्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि तकनीकों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ये कह सकते हैं कि किसी नई तकनीक का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि अगर हम नई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं तो ये जो वृद्धि हुई है ये तकनीकी परिवर्तन के कारण हुए हैं, ना कि कीमतों में परिवर्तन के कारण। तो वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। चौथा, अगर हम इसकी मान्यता की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रेता जो है उसकी आय स्थिर रहे, यानी आय में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि क्रेता की आय अगर बढ़ जाती है तो वो हो सकता है कि बड़ी कीमत पर भी वस्तुओं को खरीदना पसंद करे, तो वहाँ पर फिर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। यहीं पे हम दूसरी एक बात ये भी कहते हैं कि क्रेता के स्वभाव, उसके रुचि या उसके फैशन में परिवर्तन ना हो, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब हमने पूर्ति वक्र की मान्यताएं देखी थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि अगर क्रेता के रुचि स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो ये नियम लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस वस्तु में उसकी रुचि है या जिस वस्तु को, जिस प्रोडक्ट को यूज़ करना उसका स्वभाव है, वो उसके लिए शायद कीमत को ना देखना चाहे, वो बढ़ी कीमत या घटी कीमत उसके लिए फिर मायने नहीं रखती है। अगले हम इसकी मान्यता की बात देखें तो भविष्य में अगर उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन की संभावना है तो भी हो सकता है कि ये नियम लागू ना हो। किसी वस्तु की कीमत के बारे में अगर हमको पता चल जाए कि भविष्य में उसकी कीमत घटने वाली है तो हम थोड़े समय के लिए उसका उपभोग स्थगित कर देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब वो कम होगी तो हम खरीद लेंगे। तो ऐसी अगर कोई संभावना बनती है बाजार में तो वहाँ पर भी ये पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाएगा। अब पूर्ति के नियम की मान्यताओं के बाद हम देखते हैं कि कारण क्या है, क्यों होते हैं पूर्ति के ये नियम लागू। तो अगर हम कारणों की बात करें तो हम इसको 2 दृष्टिकोण में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला तो ये कि कीमत में वृद्धि से पूर्ति में वृद्धि, और दूसरा कि कीमत में कमी से पूर्ति में कमी। इन 2 तथ्यों के अंतर्गत हम इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बिंदु की अगर हम बात करें कि कीमत में वृद्धि हुई तो पूर्ति में वृद्धि हुई, तो क्या कारण है कि जब कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ी। सबसे पहला कारण तो ये है कि बढ़ी हुई कीमत पर जो उत्पादक होता है वो अपने गोडाउन में उसने जो स्टॉक रखा हुआ है उसका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब कीमत बढ़ी हुई हो तब मैं स्टॉक को निकालूं, तब मैं अपना स्टॉक खाली करूं, क्योंकि अभी कीमत बढ़ी हुई है, अभी मुझे इसका अच्छा रेट मिल जाएगा। तो वो अपने स्टॉक को वहाँ पर यूज़ करना चाहता है जहाँ पर उस स्टॉक की उसको अच्छी कीमत प्राप्त हो पाए। दूसरे महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो लाभ दृष्टिकोण, जैसे हमने पहले भी देखा कि उसका एकमात्र उद्देश्य अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस वस्तु की बाजार में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई कीमत रहेगी
तो वो उन सभी वस्तुओं को जो उनके पास स्टॉक है निकाल कर बेचना चाहेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो ये एक कारण है कि कीमत में वृद्धि के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ जाती है। तीसरे इसके महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो उत्पादन को बढ़ाना। प्रत्येक जो उत्पादक होता है उसका ये प्रयास रहता है कि हमेशा समय दर समय वो अपने उत्पादन को बढ़ाए। कोई भी उत्पादक उत्पादन में कमी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बाजार में उसकी वस्तु की मांग जो है वो पर्याप्त बनी रहे और वो उसको सप्लाई करता रहे, तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा। तो क्योंकि वो बढ़ी हुई कीमत पर बाजार में जब वस्तुओं को बेच देता है तो अच्छा खासा उसको मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है और उत्पादन की मात्रा में वो वृद्धि करना चाहता है। ये भी एक कारण है कि बढ़ी हुई कीमत पर वो अपना स्टॉक बाहर निकालना चाहता है। अब इसके विपरीत अगर हम कमी की बात करें तो हम देखते हैं कि जब कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यही वो कारण है जिसके कारण जब कीमत में कमी होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो उत्पादक है उसने जो स्टॉक अपना स्टोर करके रखा हुआ है गोडाउन में, तो वो वेट कर रहा है कि जब उसकी कीमत बढ़ेगी तब मैं उसको बाहर निकालूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जब घटी हुई कीमत रहेगी, कम कीमत रहेगी बाजार में उस वस्तु की, तो वो निकालेगा ज़रूर, क्योंकि बाजार से वो गायब तो करेगा नहीं, अपने माल को वो उपभोक्ता तक पहुँचाएगा ही, लेकिन कुछ थोड़ी सी मात्रा जो है उसको वो अपने गोडाउन से बाहर निकालेगा। यानी कि स्टॉक की पूर्ति जो रहेगी वो सीमित होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नहीं निकालेगा। दूसरे कारण की बात हम करें तो सबसे प्रमुख कारण, जैसे कि हमने वृद्धि के दौरान देखा था कि यहाँ पर भी लाभ दृष्टिकोण का जो फंडा है वही काम आता है। यानी उसका तो मुख्य उद्देश्य, उत्पादक का तो मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। अगर वो घटी हुई कीमत पर अपने स्टॉक को बाहर निकाल देता है तो जाहिर सी बात है उसको उतना लाभ तो नहीं मिलेगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वहाँ पर वो अपने स्टॉक को रोक देगा। वहाँ पर जब कीमत कम है तो वो पूर्ति को भी कम कर देगा। तीसरी बात जैसे हमने वृद्धि के दौरान देखी, उत्पादन की मात्रा। अब वो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ जबकि पूर्ति उसको कम करनी पड़ रही है, कीमत पर्याप्त उसको मिल नहीं पा रही है जैसा वो एक्सपेक्ट करता था, तो वो उत्पादन को भी अपने घटाने लगता है, यानी कि उत्पादन को भी कम करने लगता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण कीमत के साथ साथ जो है पूर्ति वो बढ़ती है और कीमत के साथ साथ ही वो घटती है। अब अगर हम बात करें पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति में परिवर्तन, तो जैसे हमने मांग के दौरान देखा था, हमने ये जाना था कि कीमत में परिवर्तन के साथ मांग परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है। लेकिन हमने ये बाद में सोचा कि कितनी घटती है या कितनी बढ़ती है, यानी कि वास्तव में मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। वैसे ही पूर्ति में भी देखते हैं हम कि हमने अध्ययन तो किया कि कीमत के साथ साथ पूर्ति परिवर्तित हो गई। जब कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ गई, जब कीमत कम हुई तो पूर्ति कम हो गई। लेकिन मात्रा क्या थी, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में, किस मात्रा में वो पूर्ति बढ़ी या किस मात्रा में वो पूर्ति कम हुई, ये हमने अभी तक नहीं समझा। तो अगर हमको ये देखना है कि पूर्ति की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, तो इसको हम दो दृष्टिकोण में इसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से दो दृष्टिकोण? एक तो हम देखेंगे कि पूर्ति का विस्तार या वृद्धि, दूसरा हम देखेंगे पूर्ति का संकुचन या कमी। अब जबकि हम विस्तार और वृद्धि की बात करते हैं तो साधारण बोलचाल की भाषा में ये दोनों शब्द एक से लगते हैं, विस्तार होना या बढ़ जाना, वृद्धि होना। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। आइए देखते हैं विस्तार और वृद्धि कैसे अलग अलग हैं दोनों। विस्तार की जब हम बात करते हैं, विस्तार शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसी समय हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि एक समय में वस्तुओं की जो पूर्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कीमत से प्रभावित होती है। या हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण अगर पूर्ति में वृद्धि होती है, बढ़ती है पूर्ति, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ति में विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त जितने भी कारण हैं, बहुत से कारण कीमत के अतिरिक्त ऐसे होते हैं जिनके कारण पूर्ति घटती या बढ़ती है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं कीमत के अतिरिक्त? तकनीकों में परिवर्तन हो सकता है, तकनीक परिवर्तित कर दिया आपने, अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया,
तो आपके जो स्टॉक थे, आप जो प्रोडक्शन कर रहे थे, उसमें वृद्धि हो जाएगी। साधनों में आपने परिवर्तन कर दिया, आप पहले जिन साधनों का प्रयोग करते थे उन साधनों में आपने वृद्धि कर दी। बाजार की मांग अचानक से बढ़ गई या भविष्य में उसकी कीमत परिवर्तन की आशंका हो गई, तो आपने पूर्ति बढ़ा दी। तो कीमत के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण पूर्ति बढ़ जाती है या घट जाती है। तो दोनों सीधी सी बात है, अगर कीमत के कारण पूर्ति बढ़ती है तो हम वहां पर विस्तार शब्द का प्रयोग करेंगे, और कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण अगर पूर्ति बढ़ जाती है तो वहां पर हम पूर्ति में वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये डिफरेंस है पूर्ति के विस्तार या पूर्ति के वृद्धि में। दूसरे दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पूर्ति में संकुचन या पूर्ति में कमी की बात करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में संकुचन और कमी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पर्याप्त अंतर है। जैसे वृद्धि और विस्तार में था, वैसे ही संकुचन और कमी में भी अंतर है। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब कीमत कारण बनती है, यानी कि कीमत में कमी के कारण अगर पूर्ति में कमी होती है, तो यहाँ पर जो स्थिति निर्मित होती है उसके लिए हम संकुचन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पूर्ति कम हो गई, तो यहाँ पर जो स्थिति बनी उस स्थिति के लिए हम पूर्ति में कमी शब्द का प्रयोग करेंगे। शब्दों का हेरफेर है, समझना है आपको कि कौन सी दशाएं हैं जब हम संकुचन शब्द का प्रयोग करें और कौन सी दशाएं हैं जब हम कमी शब्द का प्रयोग करें। तो ये 3 या 4 ऐसी हमारे पास दशाएं उत्पन्न होती है, तकनीक में परिवर्तन या साधनों में परिवर्तन या बाजार की मांग, जबकि कीमत के अतिरिक्त ये शक्तियां हैं जो पूरी की पूरी पूर्ति को प्रभावित कर देती है, और इनके प्रभाव से अगर पूर्ति कम हुई तो हम ये मान लेंगे कि पूर्ति में कमी हुई है, न कि संकुचन। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करने पर हम रेखा OX को वस्तु की मात्रा के लिए और रेखा OY को वस्तु की कीमत प्रदर्शन के लिए बनाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि कीमत OP पर वस्तु की पूर्ति OQ आती है। जब वस्तु की कीमत घट जाती है यानी P2 हो जाती है, तो हम देखते हैं कि OP2 पर वस्तु की जो मात्रा है, जो उसकी पूर्ति है, वो OQ2 तक घट जाती है। और जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी कि P से बढ़कर P1 हो जाती है, वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी Q से बढ़कर Q1 यानी कि OQ1 हो जाती है। यहाँ पर हमको जो कटान बिंदु A, B, C प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम SS पूर्ति वक्र का निर्माण कर लेते हैं। यह वक्र ये बताता है कि किस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति कम हो जा रही है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जा रही है। अब क्योंकि ये जो पूर्ति का परिवर्तन है वो कीमत के प्रभावी होने के कारण हो रहा है, यानी कि ये वस्तु का यहाँ पर ये जो SS वक्र है ये वस्तु के विस्तार को दर्शाता है, और क्योंकि ये विस्तार के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के अनुसार वो अपना चलन रखता है। पूर्ति में वृद्धि तथा कमी को अगर हम एक वक्र की सहायता से दर्शाना चाहें, तो अगर हम पूर्ति में वृद्धि वक्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम रेखा OX पर वस्तु की मात्रा यानी कि उसकी पूर्ति की मात्रा और रेखा OY पर वस्तु की कीमत को हम लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत P1 थी तो वस्तु की जो पूर्ति थी वो M थी, तो यहाँ पर हमको ये ग्राफ OP1 से OM तक प्राप्त होता है, जिसमें हमको एक कटान बिंदु R1 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत P1 से बढ़कर P हो गई,
तो यहाँ पर हमको जो वस्तु की पूर्ति प्राप्त होती है, पूर्ति यहाँ पर बढ़ जाती है और m से बढ़कर m1 पर चली जाती है। और यहाँ पर हमको जो वक्र प्राप्त होता है वो R2 बिंदु से होकर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमको जो S1 S वक्र प्राप्त होता है और S वक्र प्राप्त होता है। ये जो वक्र है, क्योंकि ये किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जा रहे हैं, यानी कि पूर्ति में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र तालिका तथा पूर्ति वक्र परिवर्तित हो जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चलन नहीं बल्कि इनका खिसकाव कहलाएगा। पूर्ति में वृद्धि के लिए बनाए गए ग्राफ में हम देखते हैं कि इस वक्र में, इस चित्र में एस जो है वो मूल पूर्ति वक्र है, जो कि OP या MR कीमत पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OM पूर्ति है। अब मान लीजिए कि कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे कि पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक कर S1 हो जाता है। यानी कि पूर्ति में वृद्धि के दो अर्थ हैं। एक तो वही मात्रा OM कीमत पर OP1 R1 M पर बेची जाती है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसी कीमत यानी OP R1 M1 पर अधिक मात्रा OM1 बेची जाती है। अब यहाँ बिंदु R1 और R2 दोनों पूर्ति वक्र S1 पर है, जो कि ये बताते हैं कि पूर्ति में वृद्धि हुई है। अगर हम पूर्ति में कमी वक्र को देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि रेखा OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा और रेखा OY पर वस्तु की कीमत अंकित की गई है। यहाँ पर भी हमें जो SS मूल वक्र प्राप्त होता है वो कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पूर्ति में कमी को दर्शाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र बाईं ओर से खिसक कर S1 हो जाता है। यानी पूर्ति में कमी के दो अर्थ हैं। एक तो उसकी कीमत OP A1 M1 पर अब वस्तु की कम मात्रा यानी OM1 बेची जाएगी। दूसरा हम कह सकते हैं कि उतनी ही मात्रा OM अब ऊंची कीमत OP1 यानी AM पर बेची जाएगी। यानी यह कहा जा सकता है कि बिंदु A1 और A2 दोनों ही नए पूर्ति वक्र S1 पर हैं, जो कि पूर्ति में कमी को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो थी पूर्ति में कमी या संकुचन की बात। छोटे तौर पर हम इसमें डिफरेंस अगर देखना चाहे कि क्या अंतर है दोनों में, कब हम पूर्ति को के वृद्धि को हम विस्तार नहीं कह सकते या कब हम संकुचन को कमी नहीं कह सकते, तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसमें अंतर और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, तो विस्तार जो है वो कीमत से प्रभावित होती है और वृद्धि जो है वो कीमत के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ जैसे तकनीक में परिवर्तन, साधनों में वृद्धि, भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका, इनसे प्रभावित होती है। दूसरा अंतर हम देखें तो दूसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जब हम इनके आधार पर वक्र का निर्माण करेंगे, तो अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूर्ति वक्र बनेगा वो हम देखेंगे कि वो नीचे से ऊपर की ओर चलन करेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द का मैंने प्रयोग किया कि चलन करेगा, यानी कि जब हम वस्तु के पूर्ति के विस्तार की बात करते हैं तो जो वक्र होता है उसके लिए हम चलन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वहां पर जो वक्र हम कह सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा उसको हम चलन ना कहकर खिसकाव शब्द का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें शब्दों का हेरफेर है, शब्दों के जो इनका कीमत प्रभाव या फिर अन्य साधनों का जो प्रभाव है पूर्ति पर, वो शब्दों को बदल देता है। यहाँ पर भी जब हम वृद्धि की बात करते हैं कीमत में तो वक्र वैसा ही बनेगा जैसा विस्तार का था, लेकिन हम चलन शब्द का प्रयोग ना कर इसके वक्र के लिए खिसकाव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो थी पूर्ति के संकुचन और पूर्ति के विस्तार की बात। अब हम देखते हैं कि चलन और खिसकाव में क्या अंतर है। तो अगर हम इसको विपरीत कर दें, सिंपल साधारण सा एक अंतर है।
चलन शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु में कीमत के कारण उसका विस्तार हुआ हो, और खिसकाव शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब कीमत के अतिरिक्त अन्य शक्तियों के प्रभावी होने के कारण किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित हुई हो, या हम कह सकते हैं कि पूर्ति में वृद्धि हुई हो। तो बहुत माइनर से डिफरेंस है। अगर हम इसके मीनिंग को भली भांति समझ गए हैं तो अंतर को हम बहुत अच्छे से बखूबी समझ सकते हैं। अब अगर हम पूर्ति वक्र में चलन और खिसकाव के एक और अंतर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पूर्ति वक्र का जो चलन है वो नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ही ओर हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है बाजार में वहाँ पर किसी वस्तु की पूर्ति का। तो यहाँ पर हम वैसे ही बिल्कुल हम देखते हैं कि खिसकाव में भी ये कई बार दाईं से बाईं ओर खिसक सकता है और कई बार बाईं से दाईं ओर खिसक सकता है। अगर दाईं ओर खिसकता है तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति में वृद्धि हुई होगी, और अगर बाईं ओर खिसकता है तो पूर्ति में कमी हुई होगी। तो ऐसे कुछ माइनर से डिफरेंस है जो ये जो शब्द हैं चलन और खिसकाव दोनों को भिन्न भिन्न कर देते हैं।